अर्जुन जब तीर चलाते हैं ना, तो अर्जुन को ही पता है कि कैसे लगेगा वो मछली की आंख पे। प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, वो साइंस से भी नहीं होगा, कार्डबोर्ड पे समझा के भी नहीं होगा, वो अर्जुन को ही पता है कि वो कैसे लगेगा मछली की आंख पे। व्हेन हार्ड वर्क मीट्स एक्सीलेंस, दैट मैजिक, वो जो मैजिक आता है ना, कि हर आदमी जो भी अपने काम के पीक पे होता है ना, वो जो बिजनेसमैन अपने काम के पीक पे है ना, वो बिजनेसमैन नहीं है सिर्फ, वो आर्टिस्ट ही। राफेल नडाल आर्टिस्ट है, सचिन तेंदुलकर आर्टिस्ट है, विराट कोहली आर्टिस्ट है, मेसी आर्टिस्ट है। एक वक्त पे हार्ड वर्क खत्म हो जाता है, एक्सीलेंस भी खत्म हो जाती है, और वहां पे जो मैजिक है ना, उसका नाम आर्ट है। मेरा वो वाला रहता है कि ले जाओ, मुझे चाहिए किसी से नहीं, और मैं सबको दे सकता हूँ। आप मेरा हाथ काट लो, मैं हाथ दे दूंगा आपको, कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, क्योंकि मुझे सबसे एक ही फेवर चाहिए कि जब मैं मरूँ ना तो आ जाए। शेर इसलिए लिखा था मैंने कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। दोस्तों, पॉडकास्ट की ग्रोथ इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, पर पॉडकास्ट एज अ मीडियम बने थे इस इंसान के लिए। मेरे मेंटर, मेरे बड़े भाई जाकिर खान, इनका नया स्पेशल तथास्तु अब लाइव हो चुका है प्राइम वीडियो पर, डेफिनेटली देखिए। और अगर आपने अब तक तथास्तु देखा नहीं है तो पहले ये वाला पॉडकास्ट देख लीजिए। दिस मैन इज स्पेशल, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और पिछले 2-3 सालों में इनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुए थे, उन्हीं कॉन्वर्सेशंस की एक झलक आपको दिखाई देगी इस वाले एपिसोड में। ये है जाकिर खान ऑन TRS हिंदी। जिस इंसान की वजह से TRS हिंदी की शुरुआत हुई थी, आज वो इंसान TRS हिंदी पे आ चुके हैं, हमारे बड़े भाई जाकिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब क्रेडिट देते टाइम पहले क्यों नहीं बताते हो तुम? मैं कितना, मेरे 3-4 साल बर्बाद हो गए मेरे। मैं लोगों को बोल सकता था ना कि मेरी वजह से शुरू हुआ है ये TRS हिंदी। हाँ, दोनों TRS हिंदी और ये चैनल भी आपकी वजह से शुरू हुआ। आपको याद है एक बार मैं आपके घर आया था बहुत पहले, और आपको पूछा था कि क्या मुझे हिंदी चैनल स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने क्या बोलता? आपने बोला हाँ आपकी हिंदी अच्छी है, करो। हाँ तो सही तो है। अरे मैंने तो बस हाँ बोला यार, करने वाला इंसान होता है, वरना बहुत लोग पूछ के जाते हैं, करते थोड़ी है। पर भाई आई फील कि अभी हिंदी थोड़ी इम्प्रूव हुई है मेरी, हाँ ओवर टाइम। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। ओके। आप कैसे हो? अच्छे, शीतल हैं, शांत हैं, स्थिर हैं। ओके, बिल्कुल भी लोनली नहीं हो नहीं, वो माशाल्लाह से कवर्ड है। अपने कुनबा लेके चलते हैं, कबीला लेके चलते हैं अपना। ये बम्बईया हिंदी में समझाइए। बम्बई हिंदी में ज़्यादा कि अपन बिड़ू लोग के साथ रहता है अपने, ठीक है। अपना है पंटर लोग पूरे टाइम, तो उससे अपने को कभी अकेला नहीं लगता है बाबा। और प्यार प्यार सब देखिए, ऐसा है कि फालतू बातें मत कर, ठीक है। आगे पूछो भाई तुम। मैं प्यार की वजह से काफी ज्यादा लोनली फील करता हूँ, ऐसे प्यार ना होने की वजह से। रणबीर, ऑलरेडी यू हैव वेरी नाइस पिक्चर्स ऑन योर इंस्टाग्राम। ऐसे ही लड़कियां टूट टूट के गिर रही हैं। इस इंटरव्यू से भी तुझे अपने लिए ही बंदियां चाहिए भाई। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं तन्हा हूँ। ये आदमी सेल्फ सेंटर्ड होने की कोई हद हो सकती है, ठीक है। यूनी की इंटरव्यू ले, अगला आया है, उससे कुछ हालचाल पूछ लें, ठीक है नहीं है, मैं लोनली हूँ, पहले मुझे अटेंशन दे दो। अटेंशन के लिए प्लीज कौन है भाई, कौन नहीं मैसेज कर रही है, इसे करो यार मैसेज। तुम्हारे चक्करों में हमारा इंटरव्यू खराब कर रहा है, प्लीज मैसेज। नहीं, इस इंटरव्यू का सिर्फ एक मिशन है कि आपके लिए एक वाइफ ढूंढनी है इस इंटरव्यू के थ्रू। नहीं यार, बिल्कुल भी ये मिशन, ये जनता को क्या हो गया भाई? मैं अपना देख लूंगा, तुम लोग अपना काम से काम रखो सब लोग। नहीं, पर जब होना होगा तब हो जाएगा यार, मेरे ख्याल से। वो आप कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में होती हैं बहुत चीज़ें, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, वो कोशिश हमने बहुत बार करी और बहुत बार गिरे, ठीक है। फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो राइट ब्रदर मूवमेंट नहीं आया। ओके, कि बहुत सारे लोग प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर राइट ब्रदर थे जिनका उड़ा। तो वैसे ही जब राइट ब्रदर मतलब वाला कोई मिल जाएगा तो अपने आप उड़ेगा मेरे ख्याल से। ओके, आजकल आप जिंदगी के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं दोस्ती के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है वो पार्ट, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम जब दुनिया के बारे में समझते हैं
तो हम ये बहुत मानते हैं कि दुनिया बड़ी है, लोग बड़े खराब हैं, पर द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रॉन्ग्ड अस इन व्हाटएवर में, बिग वे, स्मॉल वे, है ना, एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हु हैव हेल्प्ड अस, में इतना ज्यादा फर्क है नंबर का, और फिर भी हम कहते हैं कि दुनिया बड़ी। ठीक है, आप किसी अनजान आदमी को भी अगर आप जिम्मेदारी देंगे ना कि 2 मिनट देख लेंगे, क्या मैं आता हूं, आप 5 मिनट बाद भी आएंगे ना, वहां खड़ा मिलेगा आपको। इतना सुंदर ह्यूमन ट्रस्ट पे चलता है। इमेजिन इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो करोड़ों गाड़ियां एक दूसरे के बहुत नजदीक से गुजर रही हैं, सिर्फ 1-2 ड्राइवर्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं क्योंकि कि हाँ निकल जाएगी और वो क्रॉस हो रही है। तो दुनिया इतनी ज्यादा ट्रस्ट के वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर्स और उस पे नहीं, दुनिया वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है। और वो जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे इतनी खूबसूरत लगने लगी ये दुनिया, इतनी सुंदर लगने लगी कि मेरा जिंदगी, जिंदा दिली पे, लोगों पे, इंसानियत पे मेरा यकीदा बढ़ गया है उसके बाद से। मैं नहीं कहता कि खराब लोग नहीं है और वो गलत नहीं होता, पर ये कि मैं उस पोजीशन पे भी हूँ जहाँ पे मैं, क्योंकि मैं अपने आप को लेकर ज़्यादा मैं श्योर हूँ, तो इसलिए मैं भरोसा भी कर पा रहा हूँ। एक वो भी एक मेरे ख्याल से उसमें एक फैक्टर है कि खुद के साथ मैं ज़्यादा सेटल हो पाया, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा मैं भरोसा कर सकता हूँ। खुद के साथ सेटल कैसे होता है? खुद के साथ सेटल होने का मेन कारण ये कि जब आपके मन में द्वेष आना बंद हो जाए किसी और के लिए, जब आप अपनी जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे आप स्थिर हों, आप आगे बढ़ना चाहें और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे ऊपर तो नहीं निकल जाएंगे, वो मैं कितना आगे निकल गया हूँ, इसकी शाबाशी देने से के बजाय जब आप एक लंबा रास्ता चुनते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अपने जीवन को यात्रा की तरह देखता हूँ, ठीक है, आई सी माई सेल्फ एज ए ट्रैवलर, ठीक है, और जैसे किसी यात्रा में होता है कि कभी किसी ढाबे पे ख़राब खाना मिल गया, अगले दिन 5 स्टार होटल मिल गया, फिर किसी छोटी कैंटीन में बहुत सुंदर खाना मिला, है ना, फिर किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट गए वहाँ ख़राब खाना मिला। तो ये इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, राइट। तो मैं अपना हर दिन ऐसे देखता हूँ, तो इसमें मैं अपने आप को फेलियर, एप्रिसिएशन, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म से बहुत हद तक, मैं नहीं कहता कि मैंने 100%, पर 60-70% मैंने अपने आप को अलग कर लिया, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, वेर आई यूज्ड टू रिएक्ट नॉट physically but emotionally I used to always react to things internally मैंने बाहर तो कभी रिएक्शन दिया ही नहीं किसी को, और ये मैंने आपसे सीखा है जी। पर इंटरनली भी अब मुझे वो उतना दुखी नहीं करता, वो मुझे आंदोलित नहीं करता। आपने हमेशा सही वक्त पर मुझे सही सलाह दी है। मुझे ये पता है कि आप पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करते हो जाकिर भाई, शांत बैठ के सब कुछ देखते हो कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है, आपके दोस्त क्या क्या कर रहे हैं, आपके भाई क्या क्या कर रहे हैं। ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आप कॉमेडियन हो तो ऑब्जर्वेशन आपके जॉब का एक पार्ट है, इसलिए? मैं आपको बड़ी सुंदर चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर और हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उन सब लोगों को मैं आपको इसके पहले एक छोटी चीज़ बताता हूँ। आप कंटेंट क्रिएटर्स को एड्रेस कर रहे हो? हाँ, वो सब लोग जो अभी हिंदुस्तान में हर आदमी जिसके पास इंस्टाग्राम है, हर आदमी जिसके पास फ़ोन है, वो कंटेंट क्रिएटर है ना। एक थ्योरी है मेरी कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ लीडर्स, ठीक है। एक प्री इंडिपेंडेंस एरा था जिसके अंदर सब लोग ना, वी वर लिविंग इन द एज ऑफ फॉलोअर्स, कि आप कौन है, आप गांधीयन है, आप कौन है, आप रामकृष्ण आश्रम को फॉलो करते हैं, आप कौन है, आप फलाने को फॉलो करते हैं, आप ढिमके को फॉलो करते हैं। वो एज ऑफ फॉलोअर्स थी कि योर आइडेंटिटी वॉज अबाउट हु डू यू फॉलो, राइट। हम आज की देर में, आज की डेट में इतना, क्योंकि इंटरनेट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम, तो हर इंडिविजुअल जो है इज अ पर्सन, इज अ लीडर। तो जो आपके पोस्ट के नीचे, आपको लगता है आप पोस्ट करके बड़े हीरो बन गए, आप लीडर हो, तो जो बंदा आपके नीचे कमेंट कर रहा है ना, वो खुद लाइक ढूंढ रहा है तो वो भी एक स्मॉल कम्युनिटी का लीडर है। तो हर शख्स लीडर है। खैर, एक तो ये अलग बात होगी। दूसरा जो मेरे कहने का मतलब था वो ये कि मेरा जो नज़रिया है देखने का, क्योंकि मेरा काम भी मुझे उसके लिए मुझे फोर्स करता है कि मैं कांस्टेंट एक टच में रहूं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू कैन look slightly deeper to any trend, you will understand the reason of it, and you don't have to be awkward in following that trend. Rather you can follow the reason why it is trending. For example, कल को सब लोग शर्ट निकाल के घूमने लग जाए, ठीक है। अब आप
आपको लगेगा कि यार ये क्या ट्रेंड है यार, नंगा घूमना पड़ रहा है ना। अब आपका फिजिक भी नहीं है वैसा, आपको अनकंफर्टेबल भी हो, अब आप अरे यार पर अरे दिस ट्रेंड यार शर्ट उतार के ये कोई ट्रेंड हुआ, अब आपको करना ही पड़ रहा है, सारी दुनिया करी, सब लोग शर्ट उतार के घूम रहे हैं। पर अगर आप उसको थोड़ा डीपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आया कि भाई ये वो दौर चल रहा है जहां पे लोग किसी भी तरह की कवरिंग से परेशान है। कोई भी ढकी हुई चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। बहुत साल सेंचुरीज तक उन्होंने चीजें ढक के रखी और अब उनको नहीं ढकना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज जस्ट एन रैंडम एग्जाम्पल, दिस नॉट। तो आप एज ए क्रिएटर अगर आप इस बात से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये पकड़ो, अच्छा ढकी हुई चीजों से लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें जो भी आप अपना ब्रांच निकाल सकते हैं वो आप निकाल लें। तो जितने भी इतने सालों में मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करे, उसका कारण यही था कि मैंने उसको आराम से देखा, उसका साइकी समझा कि ये इस वक्त इस दौर की क्यों ये चीज़ चल रही है। जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक क्यों चल रहा था, है ना, इंस्टाग्राम पे रील क्यों चलती हैं, रील में ये वाला ट्रेंड क्यों चलता है। इसकी अगर समझ नहीं होगी तो फिर मैं कैसे दावा करता हूँ कि मैं लोगों की उनकी ज़बान बन के मैं कह सकता हूँ कुछ भी, अगर उनकी समझ ही नहीं है मुझ में, है ना। आई एम अ फैन ऑफ साइकोलॉजी, आई एम अ फैन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मुझे असल में बहुत पसंद है। मुझे जब मैं आया, मैंने जब आपकी टीम से बात किया तो मुझे मालूम था कि कौन कहाँ से होगा, उसके घर में कौन लोग होंगे, है ना। मैंने वो छोटा सा एक्सरसाइज उन लोगों के साथ किया क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा इतना सैंपल साइज इतना बड़ा है तो मुझे बहुत सुंदर लगता है और इसीलिए मैं सब कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत लोगों से मिलने की भी कोशिश करता हूँ, बात बहुत लोगों से करता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है सब लोगों से बात करके, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अच्छा ये कैसे, घर में कौन कौन है। इतना आइडिया मिलता है ना आपके बारे में, उसमें आपका एक एक बिहेवियर पैटर्न पता चलता है उससे। तो अब आप सोचिए कि मेरा अगर मान लीजिए कि मैं आपके जैसे रणबीर, मैं 300 लोगों से मिल लिया और एक मेरे जहन में एक पैटर्न है आप लोगों को लेकर। 301 जो बंदा है वो उस पैटर्न को अगर कंफर्म करता है तो वो पैटर्न थ्योरी बनता है। उस थ्योरी को लेकर जब मैं कोई जोक बनाता हूं तो मैंने आपकी बात नहीं उठाई, शब्दशः नहीं उठाया। आई हैव नॉट कॉपीड यू, आई हैव नॉट पिक्ड समथिंग फ्रॉम यू, बट आई हैव पिक्ड एन माइंडसेट फ्रॉम यू, आई हैव पिक्ड एन इमोशन फ्रॉम यू, एंड व्हेन दैट आई डिलीवर, जब मैं वो बात कहता हूं, व्हेनेवर आई डिलीवर दैट, सडनली आपको लगेगा कि इसको कैसे पता कितना मैजिकल है ये। पर वो बहुत सारे लोगों से मिलके बात करके उनको ऑब्जर्व करके आता है, तो इसलिए मुझे बड़ा शौक है लोगों को देखने का। आपने कॉमेडी का एक प्री स्टेप बता दिया। एग्जैक्टली। मैं आपको कॉमेडी के बारे में पूछना चाहूंगा, कोई भी और ज्यादा फनी बन सकता है? हाउ टू बी फनी? हाँ, कोई भी ज्यादा फनी बन सकता है। एग्जैक्टली। कैसे? तो कॉमेडी का साइंस होता है, सरप्राइज होता है, एक एलिमेंट है, फ्लिप होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए आपको मिल ही जाएगा पक्का। तो फनी होना रियाज का काम है, प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। मतलब दोस्तों के साथ अब कर रहे ट्राई हो, करो, ट्राई करते रहो। अब क्या होगा जब आप फनी होना ट्राई करोगे ना, लोग अब अरे पका रहा है, बोर कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि खुदा ने आपको जिल्लत और इज्जत का कोटा दिया है। बोर बोल रहे हैं, बोलने दो, नए लोगों के पास ट्राई करो, नए लोगों को बोर बोलने दो, रिफाइन करो। हर रोज रात को जाके सोचो कि ये वाला ऐसे बोल सकते थे, वो ऐसे बोला, वो क्यों बोला, खराब बोल दिया, सही बोल दिया। वो एनालिसिस आपको अपने दिमाग में करना पड़ेगा और विद इन 3 years गारंटी दे रहा हूं मैं, यू विल बिकम अ फनी पर्सन। जोक्स की किताबें पढ़ें, कॉमेडियंस को सुने, फनी लोग जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करें और खुद ज्यादा से ज्यादा बोले। उससे ये होगा कि 3 साल तक आपकी जिल्लत हुई, तिरस्कार हुआ आपका, पर जब बात करना आ जाएगा ना, जब महफिलों की जान बनने लगोगे, जब व्हेन यू विल बिकम द लाइट ऑफ द रूम, there's nothing that feeling is so amazing. I have lived that. डॉक्टर राही मासूम रजा हैं जिन्होंने महाभारत के डायलॉग्स लिखे, उनकी किताब में उन्होंने किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा था कि वो शख्स ऐसा जैसे कि किसी महफिल में से अगर उठ के चला जाए तो किसी को खबर ना हो कि वो उठ के गया है, कि सो इनविजिबल। आई हैव लिव्ड दैट काइंड ऑफ लाइफ एज अ चाइल्ड till I was hitting teenage, and post that I have seen the magic. तो फनी बनना कोई मुश्किल नहीं है, आप बन सकते हैं फनी, बस अपमान का एपेटाइट रखिएगा आप। और एक बार आप फनी बन गए, कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। ओके, आजकल बॉलीवुड कॉमेडी फिल्में क्यों नहीं बना रहा? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि
एक सर्टन सेंसिबिलिटी में हम लोग बहुत उलझ गए हैं। दूसरा क्या है कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, उसके अलावा बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ना। कॉमेडी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। तो वैसे में जब वो बना रहे होते हैं, क्योंकि एक आप देखिए ना 15 सेकंड का ट्रेंड चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली आज का आज पता है कॉमेडी के साथ डेट का बड़ा इशू रहता है, ठीक है, कि वो जोक हो गया है, वो जोक कर दिया है, और फिल्म बनाने में लगते हैं 2.5 से 3 साल। तो जब तक वो फिल्म लिखी गई, सोची गई, शूट की गई, एडिट की गई, उसके बाद रिलीज के लिए तैयार की गई, तब तक वो जोक जो है वो मल्टीपल बार आ चुका है मेरे सामने, सोशल मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली तो फिर उसका मतलब उसकी अहमियत ही नहीं बची ना। द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ दैट जोक इज ऑलरेडी बीन किल्ड। ऐसा क्या ही है किसी भी इशू के बारे में जो ऑलरेडी नहीं कहा गया है अभी? आपको लगता है बिल्कुल कोई भी कॉमेडी फिल्म अब रिलीज ही नहीं होगी? नहीं, होगी। क्या है ना कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज जस्ट सेकंड गेसिंग राइट नाउ। सब लोग किसी को भी नहीं पता है, मेरे को ना, मुझे पता है ना, आपको पता है, हम लोग सब पोस्ट एनालिसिस ही कर सकते हैं। कोई भी फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर सकता, क्योंकि इतना वॉलेटाइल स्पेस हो गया है ना, वो ऐसे चर्न होता है वो अंदर, मतलब रातों रात ट्रेंड बदलता है ना। बात ये कि जब आप मासेस की सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे ख्याल से महीन काम चलेगा, अब बारीक नजर चलेगी, नजरिया चलेगा। अब आप ये सोचो कि इनको अच्छा लगेगा वाला करूंगा तो नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, not just situation with observation. I think that's what like a futuristic comedy film should be. Okay. Like we need to go back to the formats of जाने भी दो यारो। Actually like वो है जो अब किल करेगा बहुत ज्यादा। ओके, मैं आपको शायद 1 या 1.5 साल बाद मिल रहा हूँ। हाँ, लास्ट टाइम आपके घर आया था, आपकी एक फोटो ली थी मैंने खुद के लिए। वो फोटो देख के मैं स्माइल करता हूँ कभी कभी, नॉट इन अ क्रीपी वे। I hope so. आपने मुझे बहुत हेल्प किया है लाइफ में, जब से मैं आपको मिला। एंड आई वुड इवन काउंट द फर्स्ट मीटिंग, आई डोंट नो अगर आपको याद है, मैं आपको AIB हाउस पे मिला था, और वहाँ मुझे बहुत डर फील हो रहा था क्योंकि आई यूज्ड टू रियली लुक अप टू ऑल दी AIB गाइज, ठीक है, और उन्हें जानता था कि वो फेमस थे, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, और आप भी वहाँ थे, और तभी आपने स्टार्ट नहीं किया था, मतलब ऑनलाइन कॉमेडी करे, पर आप वैसे ही थे, आप जैसे अभी हो वैसे ही थे। ठीक है, और तभी आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया वहाँ। आई डोंट नो अगर आपको याद है। मुझे याद है एकदम ये ना टाइट टी शर्ट पहन के आया था, हाँ, रेड टाइट टी शर्ट। मैं कौन है? बोले तन्मय का वो है, ट्रेनर है। तो मैंने बात की क्या करते हो तुम? बोले मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ट्रेनर भी यूट्यूब कर रहे हो यार, सही है यार। तो फिर मैंने पूछा तुमसे बात की। हाँ, आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया फिर, क्योंकि आप शायद ये नोटिस कर रहे थे कि मैं शायद कंप्लीटली कंफर्टेबल नहीं था, ने जोक्स क्रैक किए ये वो, और मुझे बस आपको देख के अच्छा लगा। एंड आई रिमेंबर यू एज बिरयानी मैन, कि आप बिरयानी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। फिर पता चला कि आप जाकिर खान हो, ये वो एटसेट्रा होने लगा। फिर मैं आपके घर आया, आपने मुझे बोला कि हिंदी चैनल स्टार्ट करो, हिंदी चैनल स्टार्ट किया, और फिर मेरे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होने लगे लाइफ में। फिर भी आपने हेल्प किया। जब तुम हिंदी चैनल की बात कर रहे थे तब मैंने एक और चीज बोली थी तुमको। वो पता नहीं क्यों बोला था मैंने, पर देख कितना सही बैठा हो। हाँ, उस घटना को लेकर एक पॉडकास्ट भी बना है, शायद सबसे बड़ा हिट पॉडकास्ट वही है। प्यार की कुछ बातें। ओह अच्छा, हो गया क्या? हाँ, चलो ठीक। मैं तो भैया मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, मैंने उसी दिन बोल दिया था। ये बड़ा स्मिटन चल रहे थे उस टाइम। ओके, आजकल रील्स और शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है जाकिर भाई। आई नो। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये एल्गोरिदम्स की वजह से हो रहा है, और कोई वजह है? नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम्स? अरे नहीं भाई, एल्गोरिदम का कोई, आप हमेशा ना, यू ऑलवेज वांट टू किल द मैसेंजर, यू नेवर वांट टू गो डीपर। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम भी तो मैन मेड ही है ना। आप इतना प्रेशर में क्यों उसके? आपको वो इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मैं आज सुबह किसी को मैं ये बोल रहा था कि आर्टिस्ट अगर आप हो तो आर्टिस्ट तो रह जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स मर जाएंगे, क्योंकि आप मोहताज हो उसके। यू आर जस्ट राइडिंग द वेव ऑफ वॉट एवर दे आर क्रिएटिंग। उनका एल्गोरिदम तो हर दिन चेंज होता है।
हमारे घर में रोज़ नई तरह की सब्जी बनती है, रोज़ रोज़ तो हम दाल चावल नहीं खाते भाई, बेसिक दाल चावल भी बन जाएगा पर किसी दिन तो बिरयानी भी बनेगी ना, ठीक है। तो जिस दिन उनके बिरयानी बनेगा आप तो मर गए ना। तो यू कैन नॉट बी फीडिंग आउट ऑफ दैट इफ यू आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ ऑल्गोरिदम। You have to sharpen your skill. You have to come up with your personality. You have to learn something so that you can sustain yourself there. वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका लॉजिक है, उनकी कंपनी है, उनको पूरा हक है ये करने का। क्यों? आपके पापा लगते हैं वो कि वो आपकी कंफर्ट के हिसाब से एल्गोरिदम चेंज ना करें। दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें हमेशा रहेंगी, ऑनेस्टी हमेशा रहेगी, ठीक है ना। आप अपने दिल की बात दिल खोल के कहिए तो एक बार, इंसान सुनने को तैयार है। दूसरी बात, रील्स का चलने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब इंटरनेट आया और इंटरनेट की वजह से कंजम्पशन बढ़ा चीज़ों का, सो नाउ आई एम बॉम्बार्डेड विथ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब मुझे सब कुछ ही स्नैपी मिल रहा है, हर कुछ ही स्नैपी मिल रहा है, तो एंटरटेनमेंट स्नैपी क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? मैं क्यों अपने लगाऊं 45 घंटे तुम्हारे में? नहीं, क्यों मिलेगा ना। मैं देख रहा हूं ना, चल रहा है 45 सेकंड, 40 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक तो है। मैं एक जोक 15 सेकंड में देख के मैं सेटिस्फाइड हूं। जब वो मुझे सेम खुशी दे रहा है, जो भी वो देख लेना तुम लोग का साइकोलॉजी का जो भी डोपामिन फलाना ढिमका वो जो भी है ना केमिकल डिस्कशन है, डोपामिन, हाँ भाई, जो भी मतलब जब वो मिल रहा है, क्यों तो मुझे थका रहे हो फालतू में, ठीक है। आप खाना ऑर्डर, आप सब अच्छी बात है एल्गोरिदम की आपको चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता, देखो जीवन में बाबा ऐसा है, यही लाइफ, ऐसा नहीं होता मीठा मीठा खा खारा खारा तू यू हैव टू डील विथ इट। यू व्हेन यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड यू हैव टू डील विद द डेविल्स एज वेल। ओके, पर आगे क्या होगा अब? आगे मेरे ख्याल से हम जब ये बात करते हैं कि इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में वो चल रहा है, इंडिया में राइट नाउ अभी की अभी 70 तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से आप और हम मैक्सिमम 5 या 6 चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि किस किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जितना लोकल होगा उतना शार्प होगा। ये साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है। कोई चीज़ अगर नुकीली है तो कम एरिया को टच करेगी पर डीप जाएगी, ठीक है। हिंदुस्तान इतना वेरिड देश है कि इसके अंदर ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो चलते ही नहीं, ठीक है। तो लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट इज हैपनिंग एंड इट विल बिकम मोर लोकल, एंड दैट्स व्हाट हम लोग रियलाइज नहीं करें। हम लोग बॉम्बे दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो ये बात रियलाइज नहीं करें कि मैजिक इज इन लोकलाइजेशन, कि लोकल बच्चे, आप यूपी में जाएं, हर 3 जिलों का एक सुपरस्टार है। मुरादाबाद के अलग ही लोग हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। बनारस के अलग लोग हैं जो चल रहे हैं, जो बनारस की बातें करते हैं सिर्फ। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें। एमपी इंदौर का अपना अलग कल्चर है, भोपाल का अलग कल्चर है, वहाँ के अपने स्टार हैं जिनके मिलियन फॉलोवर्स हैं। शहर में 4 मिलियन लोग हैं, इनके मिलियन फॉलोवर हैं। तो लोकलाइजेशन इज द मैजिक एंड इट विल बिकम मोर। अभी पहले कैसा होता था कि हम लोग जब देखते 3 साल में कोई एक लड़का वायरल होता था, है ना, फिर उसका साल में होने लगा, साल में एक वीडियो वायरल होती थी, फिर उसका होता ना कि ये हो गया भाई, ये फट गया है। अभी सब कुछ हफ्ते के हिसाब से होता है, एट मैक्स 2 हफ्ते। इफ यू हैड अ गुड स्टिंट देन इट्स 2 वीक्स, उससे ज़्यादा है ही नहीं, टाइम नहीं लोगों के पास, तो लोग मूव ऑन कर जाएंगे। राइट नाउ द फाइट इज नॉट ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, द बैटल इज टू बी रिमेंबर्ड। तो 15-15 सेकंड में अगर आपको लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको इम्पैक्टफुल बनना पड़ेगा। तो आगे जो एज एन आर्टिस्ट जो लोगों को फोकस करना चाहिए वो है कि मुझे याद कैसे रखें, इमोशनल कंटेंट के थ्रू, नॉट जस्ट इमोशनल, एनीथिंग, ब्रिंग अ हुक, मेक अ निमोनिक, make people remember you, and that's the fight you have to like go for right now. That's the battle you have to win, because scrolling में तो आपका जोक याद रह जाएगा, आप याद नहीं रहोगे। रील याद रह जाएगा, ट्रेंड याद रह जाएगा, आप मिस हो जाओगे दोस्त। तो अगला जो स्टेप है वो है अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाना है, उस पर जितना फोकस करेंगे, जो उसमें जीत जाएगा वो जीत जाएगा। लोग आपको रिमेंबर क्यों करते हैं फिर? पता नहीं यार, उनके पास टाइम है तो। जाकिर खान के कंटेंट के पीछे के लॉजिक के जज्बात के बारे में बताइए। मेरे ख्याल से उसके जज्बात
से ज़्यादा उसमें इंटेंट का खेल है सारा। मैंने पिछले साल, मैं सबको पिछले 2-3 महीने से जिससे भी बात कर रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। आप हक से सिंगल से भी खुश हूँ, मैं कक्षा 11वीं से भी खुश हूँ, मैं चाचा विधायक से भी खुश हूँ। पर किसी चीज़ पर अगर मुझे गुरूर है ना तो वो है उम्मीद। क्योंकि वो जिस इंटेंट से आता है ना, वो इंटेंट बहुत साफ है। मेरी अपब्रिंगिंग में एक चीज़ जो छोटी सी रही, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ध्यान से पाला है, बहुत मेहनत करी मुझ पे, और मुझे ये कहा कि अपने छोटे भाइयों को संभाल लेना, ठीक है। उससे हुआ ये कि मेरा एक नेचुरल एक बेंट है मेरा कि अपने जो दोस्त हैं, दूसरा क्या है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों से ज़्यादा, मैं बहुत कम उम्र में कमाने लगा था। मैं 9th से कमा रहा हूँ यार, मैं, ठीक है ना, 12 साल की उम्र से कमा रहा हूँ मैं। क्या करते थे? सितार बजाता था ना मैं, रेस्टोरेंट में, शादियों में, ऐसा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था, तो वो भी एक साथ में चल रहा था। स्कॉलरशिप पे था, कंपटीशन जीत गए, 3-4 हज़ार रुपये मिल गए, और ये वो प्रवचनों के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, जब कोई बाबा प्रवचन कर रहे होते हैं, तो वो सब मैंने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा किया हुआ मैंने वो सब, ठीक है। तो उसमें क्या कि मैं अपने पीयर्स से, मेरा एक्सपीरियंस इतना अलग है कि मैं थोड़ा स्मार्ट तो ज़्यादा हो ही गया हूँ, तो मैं उनको अपने एक्सपीरियंसेस, आप ट्रिकल डाउन करते हो अपने अनुभव कि ये ऐसा होता है, वहाँ में गया था, ये होता है, वहाँ पे तुम अगली बार अगर तुमको जाना हो तो वहाँ पे ऐसे जाना, तो आदत लग गई मेरी। तो जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मैं उस इंटेंट से करता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को बता रहा हूँ, तो उम्मीद में, जो कि मैंने साफ साफ पहले एपिसोड में बोला भी कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं वही बात है जो मैं अरबाज को, ज़ीशान को बताऊंगा, जो मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताऊंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से वो इंटेंट ट्रांसलेट होता है, वो ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ अपने आप से, जब वो ट्रांसलेट होता है ना तो वो चिपकती है बात। एक ना मैजिक है, आर्ट का सारा साइंस एक जगह है और एक अंडरस्टैंडिंग का मैजिक एक जगह, कि आपको मालूम है अर्जुन जब तीर चलाते हैं ना, तो अर्जुन को ही पता है कि कैसे लगेगा वो मछली की आंख पे, ठीक है। प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, वो साइंस से भी नहीं होगा, कार्डबोर्ड पे समझा के भी नहीं होगा, वो अर्जुन को ही पता है कि वो कैसे लगेगा मछली की आंख पे, ठीक है। व्हेन हार्डवर्क मीट्स एक्सीलेंस, दैट मैजिक, वो जो मैजिक आता है ना, कि वो विराट कोहली को ही मालूम है कि वो ऐसे कैसे छक्का लगता है, ठीक है। उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लो, ये वो फलाना ढिमका, वो बहुत छोटी चीजें हैं उसमें, कि एक वक्त के बाद एक्सीलेंस में मैजिक आने लग जाता है। एक वक्त के बाद जब आप, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विथ योर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग यू आर डूइंग, उसके बाद एक पोर्ट सा खुलता है, एक पोर्टल सा खुलता है, और वो पोर्टल है मैजिक का, वो पोर्टल है आर्ट का, वो पोर्टल है कि हर आदमी जो भी अपने काम के पीक पे होता है ना, वो जो बिजनेसमैन अपने काम के पीक पे है ना, वो बिजनेसमैन नहीं है सिर्फ, वो आर्टिस्ट ही है। रफाल नडाल आर्टिस्ट है, सचिन तेंदुलकर आर्टिस्ट है, विराट कोहली आर्टिस्ट है, मेसी आर्टिस्ट है। क्योंकि एक वक्त पे हार्डवर्क खत्म हो जाता है, एक्सीलेंस भी खत्म हो जाती है, और वहां पे जो मैजिक है ना, उसका नाम आर्ट है। तो मैं उसको चेज कर रहा था हमेशा, कि इतना रियाज हो, इतनी सरलता हो। मैं पंकज भाई से जब मिला, पंकज त्रिपाठी साहब से जब मिला, तो उनसे जब बात करी, तो एक बात उन्होंने कही जो मुझे बहुत सुंदर लगी, कि सहजता का भी बहुत अभ्यास होता है। कि जब आपको जो कैजुअल लग रहा है उसकी बहुत प्रैक्टिस है। तो ये सारी बातें मिलाकर, और जब आप ईमानदारी और इंटेंट अगर आप सब घोलते हो, तो मेरे ख्याल से वो लगता है लोगों को, वो चाहे मैं हूं, कोई और हो। एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ना, किन किन से सीखते हो आप। क्या हुआ कि इरफान साहब ने मुझे फ़ोन किया एक दिन, और एक फिल्म में उनको कुछ एक सीन था जो उनको मुझसे फिक्स कराना था। फिक्स मतलब जो सीन था जिसने लिखा था, उनको थोड़ा और उसको पंचअप कराना था, थोड़ा कॉमेडी कराना था, या जो भी था, इमोशनल कराना था, पर ही वांटेड मी टू रीराइट दैट सीन। स्ट्रक्चर उसका था ही पहले से। मैंने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर मैंने सीन जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से लिख दिया। 2015 की बात है, और बहुत 16 की बात है, बहुत मेरे लिए कहते ना अंडरस्टैंडिंग, हर बार एक टप से कुछ होता ना, कि समझ में आता है कि अरे भाई ये है कुछ ज़बरदस्त चीज़। तो उसमें ना वो ना बात नहीं बन रही थी,
कि जो भी ज़रूरत थी मैंने सब लिख दिया कि एक सीन में 3 एक्ट प्ले होना चाहिए, तो मैंने उसको उस तरह से डिज़ाइन किया, उसको बिल्डअप भी किया, पर फिर भी ना उसमें वो ऐसा जादू नहीं आ रहा था। एक होता ना कि नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने एक सच डाला उसके अंदर। आप जो भी काम करते हो ना क्रिएटिवली, उसमें चाहे आटे में नमक बराबर हो, पर आप सच बुरक के देखिए और उसका मैजिक आता है, और सडनली वो बात खिल गई पूरी। वो ना जैसे रोटी फूल गई हो, है ना, गुलाब को फूल खिल गया हो, वैसा वाला मैजिक मैंने देखा उस दिन। मुझे समझ में कि अरे 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 अरे, इसमें तो बड़ी पावर है भाई साहब। तो तब से अपना वो रहता है कि कोई भी बात बता रहे हैं उसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ये बात, कि जैसे लोकेशन है या तो सीन है कोई या डायलॉग है, अगर मैं कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ तुमको, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इन 3 में से कोई एक चीज़ सच हो। लोकेशन, सीन, डायलॉग। हाँ। लोकेशन सच कैसे हो सकता? लोकेशन सच होगी कि अगर मैं तुमको बता रहा हूँ कि जैसे कि कक्षा 11वीं में अगर मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस से नीचे उतरा सीढ़ियों से आके, तो मेरा क्लासरूम कोने पे था, तो उसके ठीक पहले मैं पापा के साथ वहीं रुक गया। अभी लोकेशन इतनी सच है ना क्योंकि मेरे दिमाग में भी सच है ये। तो जब मैं तुमको बता रहा हूँ तब तुमको भी दिख रही ना, तो तुम अब यहाँ हो लोकेशन पे मेरे साथ। अब इसके बाद जो मैं बोलूंगा वो तुम मानोगे क्योंकि लोकेशन सच है। मैं दूसरे का मुझे नहीं पता, पर मैं अपने लिए मेरा अपना मेरी अपनी कोशिश रहती है कि एक चीज, एक पैर मेरा सच पे अगर रहेगा तो मैं 6 लोगों को फ्लाइंग किक मार सकता हूँ। फिर भी बहुत कुछ पूछना है। ओके, मैंने नोटिस किया है कि आपके हर कंटेंट पीस में ना हल्का सा, जैसे आटे में आप नमक डालते हो पर कभी कभी आप थोड़ी चीनी भी डाल देते हो जी। आप अपने कंटेंट में थोड़ा सा दर्द डाल देते हो, हल्के हाँ। से, हल्के से हल्का दर्द होता है। जी होता है। ओके, हाँ, दर्द के बारे में कुछ बताइए। गुलजार साहब ने बड़ा खूबसूरत एक शेर लिखा, मेरे ख्याल से ये जो शाहिद कपूर वाली फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, हैदर। हैदर बड़ा है दर्द का रिश्ता। ठीक है, हम सबका जो रिश्ता है, धागा है, वो दर्द का है, एक दूसरे को आप थमाते हो। ठीक है, ये मैंने कहाँ से सीखा? देखिए अब इतनी ज़रूरी चीज़ है ना बचपने की। तो अब मैंने कहा जाता है सब आदमी रोते नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते थे खजराने में, हम जब मैं 8 साल का था तब हम शिफ्ट हुए। दादा हमारे ऑल इंडिया रेडियो में थे, रेडियो कॉलोनी में हम रहते थे। हाँ, बड़ा पॉश सरकारी मोहल्ला, वहाँ से शिफ्ट हुए हम खजराने में, जो कि शहर के बाहर मुस्लिम गेटो। तो मुहर्रम का जो फेस्टिवल होता है वो बेसिकली इट्स अ मॉर्निंग फेस्टिवल। उसमें शहादतनामा पढ़ा जाता है। ठीक है, वॉर स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की डेथ की कहानी है, और एक फैमिली है जो जिसको किसी ने इनवाइट किया है और वो बिना किसी वॉर की प्रिपरेशन के वहाँ से निकल गई है, और उसके बाद कैसे एक एक मेंबर उस फैमिली का धोखे से मारा जा रहा है, और उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, और उसके आसपास की कहानियाँ हैं। ये मुहर्रम के दिनों में सुनाई जाती है, शहादतनामा इसको कहते हैं। मैंने 6-6 फीट के आदमियों को बिलक बिलक के रोते हुए देखा है, जो कि क्या है कि एक एक फैमिली मेंबर के मरने की कहानी है ना। इट्स स्टोरी ऑफ लॉस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस। कभी एक 1.5 साल के बच्चे की, 6 महीने के बच्चे की मरने की कहानी है, 17 साल की लड़की की मरने की कहानी है, 52 साल के भाई के मरने की कहानी। अलग अलग तरह की कहानी है ना वो। अब आप किसी ना किसी कहानी में तो आप आओगे लपेटे में ना, आप वो जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल्ड है उसका। तो मुझे समझ में आया कि खुशी बड़ी पर्सनल है यार। मैंने अपने स्पेशल हक से सिंगल में भी कहा था कि दर्द ना ब्लैक होल की तरह वो खींचता है आपको, उसकी ग्रिप ना, उसकी जो पकड़ है आपकी हथेली पे वो ज्यादा स्ट्रांग है। खुश कोई होता है और वो आपसे जब अपनी खुशी बांटता है तो उसके बांटने से उसकी बढ़ती है, आपकी नहीं बढ़ती। पर यहाँ पे देखिए, इसीलिए ना शायरों का इतना काम होता है ये ना। मैंने एक जगह एक बात कही थी कि जितने लोग शायर हैं, कहानियां लिखते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, उन सबको ना जैसे जूते कोई बनाता है, ठीक है, और पहनते सब लोग हैं। कपड़े कोई बनाता है पर पहनते सब लोग हैं। ऐसे ही मन में बहुत लोगों के भाव होते हैं, पर उनको आर्टिकुलेट करने का काम ना अल्लाह ने हमको दिया, भगवान ने हमको दिया। ठीक है, अब जैसे कि यही बात है, मुझे समझानी नहीं आ रही थी ये बात। अब मैं साहिर लुधियानवी का एक शेर यहाँ पे कोट करूंगा और वो बात एकदम देखो खिल जाएगी। एक बड़ा मशहूर गाना है उनका कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। ठीक है, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको,
फिर ये आज किस बात पे रोना आया, ठीक है। और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो जब मैं अपने लॉस की बात करता हूं, जब मैं अपने नुकसान की बात करता हूं, जब मैं अपने दर्द की बात करता हूं, तो वो रिश्ता उनसे मेरे दर्द का नहीं है, वो उनके एक्सपीरियंस का, उनके अनुभव का, उनके जीवन में जो उनके साथ घटित हो रहा है, घट रहा है, उसका रिश्ता है वो एक तार से तार जुड़ता है। आर्ट क्या है? आर्ट ना, आर्ट इज ट्रांसफर ऑफ एम्पैथी। आर्ट इज नॉट कि पेंटिंग बना दी हो, मूर्ति बना दी हो, कविता लिख दी, नहीं। आर्ट इज मेरे मन का भाव बिना छुए तुम्हारे मन तक जब जाएगा ना, वो आर्ट है। ट्रांसफर ऑफ एम्पैथी फ्रॉम वन अननोन पर्सन टू अनदर अननोन पर्सन इज आर्ट, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ आर्ट। आप एक्चुअली सोशल मीडिया ग्रोथ हैक्स रिलीज कर रहे हो यहाँ। आई होप कि लोगों को पता चल रहा है। पता नहीं यार, मैं खुद ही नहीं फॉलो कर पाता उनका। ओके, एक बहुत रॉ ऑनेस्ट सवाल है आपके लिए जी। आई एम श्योर कि बॉलीवुड आपको अप्रोच करते हैं राइटिंग के लिए या जो भी क्रिएटिंग के लिए। आप क्यों नहीं काम करते बॉलीवुड के साथ? क्योंकि उन्हें शायद आपकी ज़रूरत है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इस लेवल पे सोच पाए, क्योंकि आप कल्चर को ऑब्जर्व करते हो और कल्चर को अपने आर्ट में शामिल कर देते हो। पर आई फील कि बॉलीवुड समवेयर वो नहीं कर पा रहा। यार इस सवाल में एक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। श्योर। हाँ, एक फॉल्ट ये है कि बॉलीवुड कोई पर्सन नहीं है। ओके, ठीक है। ऑल्सो बाहर से देखने में हम लोग को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर करण जौहर का ऑफिस है और उसके सामने शाहरुख खान का केबिन है, ठीक है। और हम लोग सब लिफ्ट में जाते आते तो टकराते ही रहते हैं। इसको मैं जो छोटे शहरों में लड़के देख रहे हैं उनको मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र का विधायक को आप तो भी देख सकते हो, सांसद तो पक्का नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। वैसे ये लोग हैं हमारे लिए, ये सांसद है साहब। ये हमको दिखते थोड़ी है, मिलते थोड़ी है हमको। हम सोचते रह जाते हैं कभी गाहे बगाए इनकी गाड़ी निकल गई और तो आमिर खान की गाड़ी जा रही भाई, ठीक है। तो एक तो इट्स नॉट अ पर्सन हु सीकिंग हेल्प, इट्स नॉट अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर थेरेपी, है ना। it's an industry who's going through a tough time and it's a phase. हर दौर में हर तरह के आर्ट को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। अब जैसे हम साहब कॉमेडी करते हैं, हमारी बड़ी वाहवाही है। कॉमेडी को पहली बार कर रहा है क्या कोई दुनिया में? पहले नहीं होती थी। कल को साहब मूर्ति बनाने वालों को चल जाएगा मामला। दुनिया में हर घर में मूर्ति लगेगी। तो ये तो बस मौके की बात है, मतलब वक्त की बात है। कब वो ऐसा 7 ईयर साइकिल है, वो पलटता रहता है। वो आज ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी चल रहा है। हर घटना को घटित होने के लिए फॉर एवरी सिचुएशन देयर आर 20,000 थिंग्स हैपनिंग टुगेदर फॉर एवरी मोमेंट। मतलब समझ कि 20,000 धाराएं एक साथ आ रही हैं और वो पल हो रहा है और वो हर बार हो रहा है, हर सेकेंड के लिए वो लागू होता है। फॉर एवरी फिनोमिना यू आर वॉचिंग राइट नाउ, एवरी थिंग यू आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, यू विल से कि दिस पर्सन चेंज फलाना कोर्स ऑफ टाइम। ही वॉज जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट चेंज। द चेंज वॉज ऑलरेडी, इट वॉज इनएविटेबल। वो बदलाव वहां पे हो ही रहा था। जैसे कि बहुत बार ना, जैसे ये बहुत खराब बात है, बहुत लोग इससे गुस्सा हो जाएंगे, पर जैसे बहुत सारे राइटर्स जिनको हम बहुत सारा क्रेडिट देते हैं, हिस्टोरिकल क्रेडिट देते हैं। एक तो क्या हम लोग आर्ट वाले लोग हैं ना, हम लोग बोलते ज़्यादा है, तो हम ना रेट्रोस्पेक्टिव क्रेडिट उठा लेते हैं कि सब फलाने ने जब इनकलाब उठाया और जब वो कविता लिखी तो उसके बाद हाँ ना अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट हिल गई। आपने कविता कहाँ से लिखी? आपको मन में आई थी, सपने में आई थी आपके? आपने जन की जबान बने आप। मोमेंट वहीं था, आपने उसे आवाज दी, उतना ही क्रेडिट है। You can give the grease to already moving wheel. That's what the मतलब वो वैसा वो रथ तो चल रहा है, उसकी दिशा जाएगी, उसमें लोग कुचले भी जा रहे, कुछ मतलब हर बार जब रथ किसी और दिशा में जाएगा तो कुछ लोग होंगे जो उसके पहिए के नीचे आएंगे, कुछ ऊपर चढ़ जाएंगे। हर बार जब दिशा बदलेगी तो किसी और का फायदा हो जाएगा और किसी का रैंडमली नुकसान हो जाएगा जिसने कुछ नहीं किया था बाय द वे, ठीक है। फिर उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिवली जस्टिस होगा कि अरे भाई यार वो बाय द वे हमने उधर रोड ले ली थी, सॉरी जो भी फलाना ढिमका ये सब तो वो है। तो उन लोगों का ये यार वो कोई इंसान तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, वो अपने दौर में कोशिश कर रहे हैं उसको संभालने की, बचाए रखने की, संजोने की। दूसरा, अपना और उनका मीटर नहीं बैठ रहा है। मतलब मीटर नहीं बैठ रहा है ऐसे लाइक कि उनसे माना
और ये शायद मेरे साथ भी नहीं होगा। अगर मेरा नहीं चल रहा होगा ठीक से तो मुझसे भी नहीं माना जाएगा, मैं अपना ही संभालने की कोशिश करूंगा। इट्स लाइक किसी आदमी की गाड़ी खराब हो गई और वो जंगल में है, और उसको जब भी कोई पूछ रहा है कि हेल्प चाहिए क्या, तो वो बोलेगा नहीं मैं कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने किया है पहले, वो यही काम करते हैं, उनको आता गाड़ी बैक किया, बाउंस बैक किया हुआ, और उनको आता है गाड़ी ठीक करना। ऐसा नहीं कि जंगल में गाड़ी पहली बार खराब हुई है, इंडिविजुअल लेवल पे तो सबकी हुई हुई है ना। इस बार क्या हुआ कि ट्रैफिक जैम लग गया, सबकी गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है, सबके इंजन में रेत पड़ गई है, किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालना। तो ऐसे में दे आर ऑल ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू टेक दैट सैंड आउट ऑफ देयर इंजन्स ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल। उनको उतना मेरिट नहीं लगता है मेरे जैसे इंसान के साथ इंगेज करना। अब ये इतना सुंदर है, ये कैसे बताता हूँ कि आप कैसे मेरिट तय करोगे, कैसे तय होगा मेरिट। ठीक है, मैंने उनके फील्ड में काम नहीं किया है ना, एक परसेप्शन है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। इस तरह का रिस्क पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत बार, बहुत सारे लोगों, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के साथ किया, वो तो नहीं चला है। मतलब उसका हिट एंड मिस रेट जो है, अगर वो मन से भी करते हैं तो भी उतना ही है, किसी और को मौका देखते हैं तो भी उतना ही है, तो फिर वो खुद ही करेंगे ना यार। और मुझे से, मैं इस दौर का एक अदना सा सिपाही हूं इस पूरी जंग में जो दुनिया में चल रही है, उसमें हर बार हर दौर में मुझ जैसे न जाने कितने लोग आए, ठीक है। तो वो तो वो हो चुका है। तो आई एम वेरी स्मॉल फॉर टू विन दिस बैटल फॉर देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ वे बिगर बैटल दे आर फाइटिंग राइट नाउ। चल जाएगा पर थोड़े दिनों में, वो दौर की बात है। वो उसमें ऐसा नहीं कि उन लोग को काम करना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, यही चीज 2019 में पागल हो रहे थे लोग इस पे। जमाना बदल गया भाई साहब। अब ये नहीं कि फलाना नहीं चलेगा, जैसे कि अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। मैं जब से पैदा हुआ तब से अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, ठीक है। हर बार देयर इज अ पर्सन जो अलग तरह की फिल्म बना रहा है। देयर एवरी टाइम इन एवरी एरा देयर इज अ पर्सन वो अलग तरह की फिल्में बना रहा है। अब तो बहुत बदल गया है, अब तो बहुत बदल गया, और वो नहीं मतलब अब एक्चुअली थोड़ा ज्यादा अब जाके 2022 में जब हम देखते हैं थोड़ा ज्यादा बदल गया एक्चुअली, ठीक है। और आई थिंक इट्स अ लीन फेज, दे विल बाउंस बैक। एंड द रीजन व्हाई बॉलीवुड वर्क्स, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल साइंस। एक सेक्सुअल टेंशन है ना, उसका अपना एक साइंस है, एस्पिरेशन का अपना एक साइंस है, उसकी अपनी साइकी है, साइकोलॉजी है उसकी। वो थोड़े वक्त के लिए डिस्टर्ब हुई है मेरे ख्याल से। वो रिटेन, उनको, मुझे तो ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ना करे तो बढ़िया, अपना तो अच्छा चल रहा है। ओके, अगला थोड़ा सा रॉ सवाल आपके लिए। जी भाई साहब। ये मैं टीनेजर्स और जेन जी और कॉलेज स्टूडेंट्स की बातें रिले कर रहा हूँ। आई फील कि ये फोन एडिक्शन की वजह से, रील्स, शॉर्ट्स और यूट्यूब की वजह से भी, और ओटीटी की वजह से लोग अब थिएटर कम जा रहे हैं, जहाँ बॉलीवुड का मैक्सिमम बिजनेस होता है, जितना मैं समझा इस सिचुएशन को। और मैंने कुछ बॉलीवुड प्रोड्यूसर से भी बात की है, जिन्होंने कहा है कि आजकल थिएटर स्पेक्टिकल सिनेमा के लिए जाना जाता है, इसलिए शायद ब्रह्मास्त्र चल रही थी, मार्वल, ठीक है, मार्वल इसलिए चलती है। आप ये मानते हो? This has been a discussion since 2018. I've been reading about it. Okay. Because people were predicting in 2018 that अगर यही रहा, इस जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ इवेंट फिल्म्स चलेंगी। दिस इज व्हाट दे हैव बीन कोटिंग नाउ, ठीक है। पर उसके अलावा भी फिल्में चल जाती हैं ना। जो फिजिकल एक्सपीरियंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों आप फैमिली के साथ करते हो ये? वो फैमिली के साथ करो, किसी गर्लफ्रेंड के साथ करो, अपने भाई के साथ करो, फिजिकल एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कितना भी ऑनलाइन खाना मंगा लें, पर आप जिस रेस्टोरेंट में बैठ के बात करके खाना खाते, वो अनुभव इरिप्लेसेबल है। सिर्फ स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं शायद जनता के। मेरे को एज ए कमेडियन, मैं कभी भी नहीं बोलता कि शो खराब था, क्योंकि ऑडियंस पागल है, ठीक है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं शो करने गया था, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ऑडियंस को शो अच्छा लगे, ठीक है। ओके, ये मेरा और उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं और मैं ये काम करने आया हूँ, ठीक है। आई हैव टू पे बैक देयर मनी, आई हैव टू गिव देम द वैल्यू ऑफ देयर मनी, और वो मैं नहीं कर पाया। तो इसके अंदर वो कैसे नुकसान में हो सकते हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? या अगर मुझे किसी और ने भी बुलवाया है और लोग नहीं हंसे, तो इसमें अंदर मेरी गलती, आई एम सपोज टू परफॉर्म, राइट? तो मेरी गलती नहीं है। तो इसके अंदर ये ढूंढना कि नहीं फलाना हो गया है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं,
इट्स लाइक सेइंग कि अरे वो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब हम थे तब वहां पे ये हो गया. Situations will 90% time situations will not be in your favor. There are very bleak chances that situation will be in your favor, and those things also happen. 10% is a big possibility for a situation to happen in your favor. पर 90% टाइम सिचुएशन या तो न्यूट्रल होगी, 40% टाइम न्यूट्रल होगी और 50% टाइम नॉट इन योर फेवर होगी. ठीक है ना? तो मेरा तो ये मानना है कि डील विथ इट बस. अभी यही है, अभी इसका कोई रिप्लेसमेंट, इसका कोई जवाब है क्या? मतलब आपकी सबसे फेवरेट बॉलीवुड फिल्म कौन सी, ऑल टाइम फेवरेट? मुझे हम आपके कौन बहुत पसंद. हम आपके है कौन? सलमान खान, माधुरी दीक्षित. क्यों? बहुत पसंद. उसमें मुझे सलमान खान के डायलॉग्स ना, वो बाकी सब लोग बहुत अच्छे डायलॉग्स बोल रहे हैं उसमें, सलमान खान के डायलॉग्स ना उड़क दुड़क है. ठीक है, वो फ्लो में नहीं, वो बाकी सब लय में बात कर रहे हो. लय नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता था जब मैंने वो फिल्म देखी तब मुझे भी ना बात करना नहीं आता था. तो मुझे लगता था यार ये मेरे जैसा बंदा है, ये इसकी भी बात बोल रहा है पर उसमें ना वेट नहीं आ पा रहा. मेरा भी मन में होता था कि मैं ऐसी वजनदार बात बोल दूं, सब लोग की फट जाएगी क्या बोला है भाई ने, ऐसा ना. पर वो सलमान खान का वो भी, जैसे कि निशा जी आप हमारे लिए जगी क्यों, ठीक है, निशा जी आपने बताया नहीं कि आप जगी क्यों हमारे, ऐसे इस टाइप का कुछ तो भी अजीब सा है ना. जबकि ये बात है कि इतना वजन था ना उसमें कि निशा जी आपने बताया नहीं कि आप हमारे लिए क्यों जाग रही हैं. मतलब जाग रही हैं हो सकता था, अलग हो सकता था, है ना, कि आपका जागना हमारे लिए मुझे बहुत पसंद आया है ना. मुझे उम्मीद थी कि आप जागेंगे. इतने तरह तरह से बोला जा सकता था ये, पर उसे निशा जी आप हमारे लिए जगी क्यों. मैंने कहा यार ये बंदा भी नहीं बोल पा रहा, काम की बात में बिल्कुल ठुस हो जा रहा है, मेरे जैसा बंदा है ये. तो मुझे सारे गाने याद हैं हम आपके कौन के. मैं बिल्कुल आई कैन रिपीट द फिल्म, लाइक आई कैन साइम इट. सिर्फ इस वजह से, मतलब ये भी वजह थी, और उसका वो जो मिलियो है, राष्ट्रीय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है जिस तरह की फिल्में उस दौर में वो बना रहे थे. और आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली और वो सब, और घर परिवार ये वो फलाना ढिमका, वो संस्कार हमारा भी है, तो हमको बहुत पसंद आया. दूसरी एक जो फिल्म हमको बहुत पसंद है, जो मुझे शब्दशः याद है, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर. ओके फिर हाँ, ये दो फिल्में मुझे बहुत पसंद है. मैं बिल्कुल हर बार रिपीट में देख सकता हूँ. एक बार मैं पहले तो मैं हर हफ्ते देखता था, तो एक बार क्या हुआ कि हम दिल्ली में थे और पटाखों की आवाज़ आने लगी, और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के ही सोया था. मैं और विशास हमारा एक कमरे में एसी खराब हो गया था, तो वो मेरी रूम, दिल्ली की बात है, तो मेरी रूम में आके सो रहा था. ठीक है, तो मैं उठा और मैंने बोला सब लोग अंदर जाओ, घर पे हमला हुआ है. ठीक है, फिर मैं बाहर गया, मैंने देखा हम 3rd फ्लोर पर रहते थे जंगपुरा में, तो मैंने देखा बगल वाले घर में शादी थी, दुल्हन आई अभी, तो उन्होंने 3 बजे रात को पटाखे जला दिए, दिल्ली बीइंग दिल्ली. हाँ ना. तो मैं को ऐसे हुआ कि अरे यार, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है. मैं तो वैसे कि बाहर आवाज़ आ रही क्या हुआ. विश्वास जग गया. विश्वास काम कर रहा था तब, लैपटॉप पे कुछ लिखा. उसने बोला तुझे पता है क्या लिखा तूने, क्या बोला तूने. मैंने क्या बोला. तूने बोले कि हमला हो गया घर पे, सब लोग अंदर जाओ. मैं कहा नहीं मैंने नहीं बोला होगा. कहता बोला है तूने, ऐसा समझा तू ये क्या 24 घंटे फिल्म देखता रहता, पागल हो गया है क्या. मैंने कहा अरे यार शिट. मैंने कहा मुझे लगा सपने में मैं वो वाला सीन आ गया ना जिसके अंदर पंकज त्रिपाठी बम से दरवाजा फोड़ देते. वो फिल्म मुझे इतनी सुंदर लगती है ना. उसमें जैसे मैं अभी राजकुमार से मिला, मैं तो मैं उनको भी बता रहा था कि मेरा फेवरेट सीन है वो. सबको ना चाबी कहाँ है, फलाना ढिमका, ये सब है. मेरा फेवरेट सीन पता है क्या, फैजल खान को पता चलता है कि ये जो शमशाद है ये चोरी कर रहा है, लोहा चोरी कर रहा है. ठीक है, तो उसको फोन करता है. ठीक है ना, कि क्या रे शमशाद, मैं सुना कि ये तो तू बोला कि ये इतने 75 रुपए में दे रहा है, ऐसे करके कुछ तो है ना, भाव का पूछता है. तो उधर से राजकुमार राव जो कि शमशाद है, वो बोलता है फैजल भाई. तो नवाज का डायलॉग है कि क्या रे शमशाद, तेरी आवाज में लता मंगेशकर कहाँ से आई. तो ऐसा मेरे को इतनी बार याद आता ना, जैसे कि कई बार मैं अपने भाई को पढ़ लेता हूँ, अब ये अंकुर है, काम में गड़बड़ होती है. मैंने कहा अंकुर ऐसा कैसे हुआ, तो अरे जाकिर भाई वो क्या हुआ. मैंने कहा क्या रे अंकुर, तेरी आवाज में लता मंगेशकर कहाँ से. तो वो बहुत पसंद है मुझे. ओके, गैंग्स ऑफ वासेपुर पीक आर्ट फॉर्म था. हाँ, हर एंगल से, एक्टिंग से, हाँ, राइटिंग से, डायरेक्शन, इसलिए. और कोई वजह, कोई ऐसे लेयर्स है जो शायद ऑडियंस को दिखे नहीं यार. उन लोग सब लोग बहुत वो जैसे कि एक सेंस ऑफ प्राइवेसी होता है ना, वो एक फाइनेंशियल स्लैब से ही आता है. जैसे विनीत करके जो एक्टर है, जो दानिश बने उसमें,
फैजल खान के बड़े भाई, उनका एक नहाने का सीन है, ठीक है, घर में ही नहा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी है, वही माँ है, ये है ना। बॉम्बे में जिस तरह के सेटअप में हम लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं, उन्होंने हमने नहीं देखा किसी को नहाते हुए है ना। सेंस ऑफ प्राइवेसी एक सर्टन फाइनेंशियल स्लैब से ही आती है, वरना कोई भी किसी को देख ले रहा है, कुछ भी कहीं भी हो जा रहा है, कोई नंगा भी देख लिया आपने किसी को, आप उसमें फिर आप आगे बढ़ गए उससे। इट्स नॉट लाइक अ शॉकिंग कि ये क्या देख लिया मैंने आगे देख लिया आगे बढ़ चला टाइप। तो मुझे वो जो उस मिलियो की अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो मुझे बहुत सुंदर लगी। उस ज़मीन की समझ उस फिल्म में, उन लोगों का क्या मोटिवेशन है, उनको क्यों अच्छा लगता है ये करना। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो बहुत ही हीरोइकली हीरो है, सब लोग फ्लॉड है, कुछ कुछ गड़बड़ है उनमें, सब कैरेक्टर्स में कुछ कुछ गड़बड़ है। फैजल खान बहुत सही आदमी, वो गांजा पीते वो नशे में रहता है, गंजेड़ी हो, पर उसका गट है कि वो कर देते। तो एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ डबल क्रॉसिंग। जैसे एक राइटिंग ट्रोप जो विशाल भारद्वाज ने यूज़ किया था, उन्होंने यूज़ किया था कमीने में, कि हर सीन में कोई ना कोई किसी को डबल क्रॉस कर रहे हैं। वो वसेपुर में कैरेक्टर्स में है कि सरदार खान जो है वो दूसरी बीवी रख लिए हैं, ठीक है, मतलब हर आदमी का जो ग्रे साइड है वो फुल्ली एक्सप्लोर्ड है। किसी को भी कि हीरो है तो वाइट वॉश कर दें, वो नहीं है। वो मुझे उसका बड़ा सुंदर लगा। आप भी ग्रे कैरेक्टर हो? ऑफ कोर्स आप ग्रे कैरेक्टर हो? हाँ हाँ। ओके, आपके डार्कनेस के बारे में कुछ बताइए। कलर से शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से। मैं कैरेक्टर डार्कनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं क्यों बताऊंगा, वो दिल डिस्कवर करो। दिल के डार्कनेस जो आप शायद शेयर कर सकते हो, जितना आप शेयर कर सकते हो। सब कुछ शेयर नहीं करना। मैंने वर्क कर लिया बहुत उस पर ना। ओके, मैंने बहुत काम कर लिया उस पर, तो वो भी मेरे ख्याल से उससे भी थोड़ा सा वो रिजॉल्व हो गया। ठीक, वी वांट टू मूव ऑन। नो आई एम थिंकिंग राइट नाउ। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या है। मैं खुद के डार्कनेस के बारे में बता। हाँ बता दे, चलिए सही। मुझे अपने अग्रेशन को बहुत कंट्रोल करना पड़ा था पहले। आई फील कि अभी थोड़ा कंट्रोल हो चुका है फॉर मी, योगा की वजह से। बट दैट्स माई मीन्स। आई नो कि सितार आपके लिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर था अग्रेशन को लेके। फिर आई फील कि हर लाइफ के हर स्टेज पर एक अलग डार्कनेस निकल के आता है, या आपको पता चलता है कि यार ये भी डार्कनेस है या ये भी डार्कनेस था। तो करियर के स्टार्ट में वही एनवी फील होती थी, जेलसी फील होती थी, वो अब थोड़ा बहुत चला जा चुका है। मेरे को कभी नहीं। मेरे को एनवी जेलसी से मैंने बहुत, मेरा बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रहा है कभी लाइफ में नहीं। ओके, I lived a life where I fought a lot, so I've lost a lot and I've won a lot. So क्योंकि अब लगातार लोगों को बस जीते हुए बैटल्स याद है ना, क्योंकि मैं बहुत हारा हूँ तो मुझे खेल के नियम पता है कि कोई बात नहीं, चलता है। पैटर्न रिकग्निशन। हाँ, तो जैसे कि मेरे को मालूम है कि मैं सीखता हूँ, मैं तो सीखना पसंद है मुझे। जैसे मुझे रामायण में अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड कैरेक्टर्स इट ऑलरेडी हैज़, मुझे बाली बहुत पसंद। कि बाली का बल किस में था कि बाली स्वयं इतना बलशाली था कि जो भी उनसे युद्ध करने आता था उसकी भी आदि शक्ति की, एक तो आदमी ऐसे ही पावरफुल है, उसकी भी आदि शक्ति उसमें। तो मैंने उसको ऐसे डिकोड किया कि जो आपके लोग खिलाफ हैं उनसे भी मैं तो कुछ सीख लूँगा भाई। ठीक है, और वो जब से मैंने आदत अपने में डाली है कि रिस्पेक्टिंग माई एनिमी ऑल्सो and learning from him also, while I'm always working on myself. That is, I think that is my darkest side, to learn to look what my enemy does good or great, and how I can incorporate in my already existing system. आज भी आपके एनिमीज हैं? नहीं यार, नहीं है यार। ऑनेस्टली नहीं है। नहीं, प्यार करते हैं लोग बहुत। और ये आपने कैसे किया? आई फील कि आप इकलौते ऐसे ऑनलाइन पर्सोना हो। मत फालतू नजर मत लगा, ठीक है? ओके। दूसरी बात कर। पर आप सवाल समझ गए। अरे नहीं भाई, अब तक देखो, जिस दिन तक चल रहा है उस दिन साहब अल्लाह रखे राम रखे वाला हिसाब है। बढ़िया चल रहा है, काय को जिन्स करना ही क्या। अभी स्पेशल आने वाला है तथास्तु थोड़ी देर में। पता चला लोगों को पसंद नहीं आया, गालियां दे रहे हैं लोग, फलाने के बारे में ये क्यों बोल दिया, ढिमकी के बारे में बोलना, मेरे को नहीं चाहिए वो सब। ओके। सो मैंने जब मैं मुंबई आया था तब मैं पॉलिसीज बनाता हूँ 3-3 साल के लिए कि ओके, सो दिस व्हाट इज द जाकिर खान पॉलिसी फॉर दिस नेक्स्ट 3 years। तो मैं जब मुंबई आया था तो मैंने ये कहा था अपने आप को कि आई विल ओनली फाइट बैटल्स
विच आर ऑन माई नोज. मतलब कि अनलेस कि आप मुझे फिजिकल आके ही धक्का दे दो, अच्छा ओके, तब तक मैं आपसे नहीं, मेरे को मतलब मैं इसलिए भी मैं वो वाला है ना कि आपको बनना प्रधानमंत्री, आप लड़ रहे पड़ोसी से कचरे पे. बहुत नाम करना है ना यार, बहुत नाम करना है तो बहुत काम करना है, तो बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है. तो ऐसे थोड़ी छोटे छोटे बैटल्स में अपना टाइम वेस्ट करता हूँ कि इसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया. अरे तो और दूसरा ईगो मतलब कि मैं बताता हूँ, मैं ना आलसी हूँ, मैं सच सच बता दूँ तुमको. ठीक है, तो इसका जवाब ये कि मैं ना आलसी बहुत हूँ, मेरे में बहुत जलन है. ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी आदमी मेरे अगेंस्ट है या मेरे बराबर है या जो सेम फील्ड में है, मैं सबको जहर देना चाहता हूँ. ठीक है, पर अब ये पॉसिबल नहीं है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद ही मेहनत कर सकता हूँ. बिकॉज दैट रूट इज वेरी टफ एंड आई एम अ लेजी पर्सन. सो आई हैव चोजन दिस पाथ ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ. ठीक है, फेयर. यस. ओके. या एज के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पोर्ट्स में एथलीट्स की एनर्जी हल्के हल्के से कम होने लगती है 30-35 के बाद? बिल्कुल नहीं. कैसे मेंटेन करके रखा आपने एनर्जी लेवल्स अपने? खाना बहुत सारा है मुझे, और जेन्युइनली मुझे बहुत चीज़ें खानी है अभी. ओके ओके, हंगर. यस. ओके. मुझे बहुत चीज़ें खानी है अभी, और वो मेरे अपने पर्सनल गोल्स हैं, वो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है. लोगों के फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ आपके फाइनेंशियल टारगेट्स पहले थे भी नहीं, कुछ मतलब आप कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं. पर क्या है फिर आपके टारगेट्स? आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? क्योंकि कुछ तो ऐसी एक विजुअलाइजेशन होगी या रियलिटी होगी, या अगर विजुअलाइजेशन नहीं है कुछ तो एक फीलिंग वाला लेवल होगा कुछ. हाँ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं तुमको पहले ही बोला ना कि नेवर चीज नंबर वाली बात, हमने जब पिछली बार मिलते तब हमने बात की थी. मेरा बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है उसमें कि ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए. मेरा एक बेसिक सपना है. 14 साल की उम्र में मैंने एक फिल्म देखी थी, नौनिहाल नाम की. उसमें वो पंडित नेहरू के बारे में वो फिल्म है. बेसिक उनके बारे में भी नहीं है, एक बच्चा जिसको प्राइम मिनिस्टर से मिलना होता है, बस ये. और जब वो वहाँ पहुँचता है, तो मैं फिल्म खराब कर रहा हूँ लोगों के लिए, बट आई एम सॉरी. उनकी डेथ हो चुकी होती है. तो वहाँ पे जब वो पहुँचता है, तो वो सिर्फ उनके आखिरी जनाजे में शामिल हो पाता है. और मैंने उन्होंने रियल शॉट्स और क्रोमा, उस टाइम पे कैसा होता था कि पीछे एक बड़ी स्क्रीन पे वो चला देंगे और एक्टर्स जो है वो भी 5-6 उसी के सामने से गुजर जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये भी वही थे. समझ रहे? दे विल शूट अ स्क्रीन एंड द एक्टर्स. तो वो क्लियरली दिख रहा है. खैर वो तब के लिए बड़ी बात थी, वो भी टेक्नोलॉजी थी. ठीक है, एज इफ दे आर ऑल्सो देयर. उसमें एक गाना है कि मेरी आवाज़ सुनो. उसमें उनके फ्यूनरल की रियल शॉट्स हैं, और वो इतना हुजूम, इतनी भीड़ है उसमें, मुझे बड़ा सुंदर लगा था वो. तो मैं, जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं बहुत वक्त तक, अब तो मैंने कहना बंद कर दिया, तो मैंने सबसे यही गुजारिश करी है कि जब मैं किसी के लिए कुछ कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे रिटर्न में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे. मेरा वो वाला रहता है कि ले जाओ, मुझे चाहिए किसी से नहीं, और मैं सबको दे सकता हूँ. आप मेरा हाथ काट लो, मैं हाथ दे दूंगा आपको कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ. क्योंकि मुझे सबसे एक ही फेवर चाहिए कि जब मैं मरूँ ना, तो आ जाना. ठीक है, क्योंकि उस फिल्म को देख के ना मेरे को लगा था कि फक यार, ऐसा होता है. क्योंकि जीते जी तो आपको बहुत लोग बर्थडे विश कर देंगे. जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी. और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को, तब आपका क्या कलर रहा है जीवन में, वो तब पता चलेगा. तो एक शेर इसलिए लिखा था मैंने कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ. जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, पर मौत में मशहूर चाहता हूँ. आई थिंक यू आर ऑन द वे टू दैट ड्रीम. कैसा लग रहा है आपको अब तक? बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, हमेशा बहुत अच्छा लगता है. आज पहली बार हम, क्योंकि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, एक रेफरेंस है हमारा एक दूसरे को लेकर, काम को लेकर. मैं बहुत देखता हूँ तुम्हारा काम, लेकिन मैं गाहे बगाहे बीच में फ़ोन भी कर देता हूँ कि रणबीर देख ऐसे, ये नहीं ऐसा जो भी. ठीक है, आई एडमायर द हार्ड वर्क यू पुट इन, आई एडमायर द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन योर वर्क. एक चीज़ जो मैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बोलना चाहूँगा कि हर बार ना, जैसे एक वो बात होती है ना कि हम क्या कहें, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है. कहते रहने का रियाज क्यों छोड़ो उस चक्कर में.
कहने को भी आ जाएगा यार, पर why are you missing out on the practice of saying and doing things which will make you better every day? Learning from you guys. Learning especially from तन्मय. Yeah, true. मतलब वो स्टैमिना वाली चीज मैंने तन्मय से सीखी है. I aspire him a lot. Like, आपसे न्यूआंसेस सीखे और लाइफ सीखी है, उससे बस हसल सीखी है. he is the internet god. Like, Yeah. I have immense respect for him. How he has every time, everybody in the world wanted him to fail multiple times, not just once. Multiple times it looked like कि ये गया. लोगों का एक बार में खेल हो जाता है, खेला हो जाता है लोगों का एक बार में. He has resurrected. तो मैं ऐसे बहुत ऐसे मजाक में प्यार से मैं कहता हूँ कि अश्वत्थामा है तन्मय. हाँ. अश्वत्थामा नहीं मरते, जिंदा रहते हैं हमेशा. तो तन्मय अश्वत्थामा लाइक ही इज लाइक दैट. वो हासिल करता है, वो लड़ता है, वो हर बार जीतता है, हर बार. मुझे तन्मय के फैंस मिलते, पता है कितनी उम्र है उनकी? 9 साल 10 साल 12 साल. And it's so magical, it's so beautiful to observe someone like that. I am a huge fan of him. I still admire him a lot. I look up to him. He's that one guy in my life that I was like, sir मैं ये कर रहा हूँ, सर ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, आपको क्या लगता है? Yes. And he's like, ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक ताकत होती है क्या? ऑब्जर्वेशन प्लस फीडबैक एप्लीकेशन. मतलब स्टैंड अप कॉमिक्स की ये पहचान होती है? नहीं, it's not something which is generic, but it's a good skill to have. तथास्तु. जी तथास्तु के बारे में बातें करते हैं जाकिर भाई. जी. जितना मैंने स्टैंड अप स्पेशल्स के बारे में जाना है, हमेशा हर स्टैंड अप कॉमिक कुछ बहुत गहरे जज्बात अपने स्पेशल में छुपा देते. क्या छुपाया है इसमें? छुपाया नहीं है इसमें, तो दिखा दिया है सब. Okay. जो है मेरे ख्याल से इसमें तो आई हैव नेवर बिन दिस नेकेड ऑन स्टेज. एंड आफ्टर अ पॉइंट जब किसी भी शो के 100 शो हो जाते हैं, उसके बाद दैट शो बिकम्स अ पर्सन ऑन इटसेल्फ. कि मुझे आखिरी के जो 50 शो मैंने किए हैं, मैं 100 से ऊपर शो कर चुका हूँ, उसमें मुझे बस इतना याद है कि मैं स्टेज पे गया. उसके बाद वो आमद होती है, और वो जैसे वो उसका वो धारा प्रवाह जो है वो होता है, और आप बस उसके विटनेस हो, आप उसके मीडियम हो, और वही उसका मैजिक है. मेरे ख्याल से तथास्तु की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसका फर्स्ट हाफ जो है वो लिखा हुआ है, और सेकंड हाफ जिस दिन जैसा महसूस हुआ वैसा उस दिन रहता है. तो स्टेज पे बहुत बार रो भी दिया हूँ, बहुतों बार रो भी दिया हूँ, बहुतों बार वैसे ही बुरा लगा है, तो खाली लगा है. तो वो उसका मैजिक रहा है मेरे ख्याल से उस परफॉर्मेंस का. मुझे मेरे जो दादा थे उस्ताद मुद्दन खान साहब, उनको ज़िंदगी में एक बड़ा मलाल ये रहा कि उनको उनका ड्यू नहीं मिल पाया. जब क्या होता है कि जब आप इंसान अपनी औलादों से वो उम्मीद रखता है जो वो खुद ना कर पाए, ठीक है. तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था यार अब्बा जी के लिए कुछ करना है यार तू, ठीक है. तो मुझे याद है 2012 में, अच्छे आर्टिस्ट थे, नाम था उनका, बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे वो, अपने दौर के ठीक ठाक आर्टिस्टों में से थे, टॉप ग्रेड सारंगी प्लेयर. ऑल इंडिया रेडियो में ग्रेडिंग होती है, बी हाई, ए टॉप. और उस वक्त उस दौर में 3 ही सारंगी थे जो टॉप ग्रेड थे, उस्ताद सुल्तान खां साहब, पंडित रामनारायण जी और मेरे दादा. और बाद में और भी लोग हुए, पर उस दौर में वो टॉप 3 लोगों में से थे जो सारंगी बजाते थे और टॉप ग्रेड हुए, और इसका बड़ा फ़ख्र है हम लोगों को. तो मैंने उस वक्त उनसे फाइलें मंगाई थी उनकी, ठीक है. तो जब फाइलें मंगाई तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली में था, तो एक दिल्ली में आप रहते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा टाइप का. एक तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस का भी सीन. मुझे ऐसा लगता था कि उनके साथ मैं अपना कम्युनिकेशन थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ. उनकी नाराज़गी थी मुझसे कि मैं सितार नहीं बजाता हूँ इस बात की, तो मुझे लगता था कि मैं कभी ना कभी मना लूँगा उनको. और एक वक्त है जब वो मान गए, पर मैं पढ़ नहीं पाया उस बात को कि वो मान गए और उसके बाद वो चले गए. तो वो जो एक खालिश थी, वो जो एक थैंक यू बोलना रह गया मेरा उनको, उसके बारे में ये स्पेशल है. और उनसे जो सीखा, मैंने बहुत सारा सीखा. एक बात जो बहुत लोग ना कि मैं साहब अपना रहता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ कभी फलान ढिम का, मैं सबके पास जाने को तैयार रहता हूँ. मैं तो मुझे जैसे मैं बहुत सारे लोगों के पास जाने को तैयार रहता हूँ. मुझे अगर लगता है कि किसी के पास सिखाने के लिए कुछ है तो मैं तो बिल्कुल उसके पैरों में बैठ जाऊँगा यार.
मुझे इतनी सुंदर लगती है ना ये बात, क्योंकि क्या है कि बड़े लोगों के, गुणीजन लोगों के सानिध्य में रहने से भी आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, उनको करते हुए देखने से, उनको होते हुए देखने से। अगर आप किसी अपने से बेहतर इंसान के आसपास भी रहते हैं ना, आपको लगेगा पहली नज़र में कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर आप समझदार आदमी तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आप बहुत सारा सीख के निकलेंगे। और मेरे बचपन का एक बड़ा वक्त जो है वो उनके सानिध्य में गुजरा मेरा, उनकी छत्र छाया में मैं रहा, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे रहा। मुझे नींद आती थी यार, वो लोग बोरिंग बातें करते थे आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉपुलैरिटी के बारे में, कैसे रहा जाता है, कैसे कंडक्ट करते हैं खुद को, शोहरत को कैसे संभाल के रखना है, आपकी तहजीब कैसी होनी चाहिए, बड़ों से कैसे इज्जत से बात करते हैं, छोटों से कैसे प्यार करते हैं। ये ना जब आप होते हुए देखते हो ना, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है बनिस्बत इसकी कोई समझाए आपको। तो मैंने उनके साथ उनके जीवन को होते हुए देखा, उनसे बहुत सीखा है। जब लोग मुझसे बात करते हैं ना कि जाकिर कैसे रहता है, जाकिर कैसे, एवरीबडी एल्स इन माई इंडस्ट्री behaves in a very different manner and I behave in a very different manner for this very reason, because my training was like an Indian classical musician. My training is that I try to copy my grandfather, the way he used to behave, the way he used to live, the way he used to do it. निर्मोही भाव से छोटों को प्यार करना, देना सबको, लेना किसी से भी नहीं, ये मैंने उनसे सीखा यार। मुझे ख्वाब आया उनका कल सुबह, और ये बहुत दिनों बाद आया, 3-4 साल बाद मुझे उनका ख्वाब आया, और वो इतना ऐसा लगा ना मेरे को कि अरे यार वो अब्बा जी हूँ। उन्होंने ऐसे 4-5 हज़ार उनके हाथ में थे, और कुछ तो बात हो रही, घर में कोई शादी वादी है, और सारे कजिन्स मुझे दिख रहे हैं, और वो आए और वो बात कर रहे हैं, और वो उनके कपड़े हैं, और वो उनके लाल मेहंदी कलर के बाल, और उन्होंने मुझे कुर्ते में से 4,000 रुपये 5,000 रुपये से ना 500 के नोट अगर मोड़े हुए हों, नॉट लाइक पूरे मोड़े हुए, बट जस्ट 1 फोल्ड, कि ये रख ले तो, कि तूने पहले कभी मांगे नहीं ना, तेरा बनता है, तूने उस टाइम नहीं लिया ना, ले ले अब। और मैंने बोला नहीं अब्बा पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। मेरे पापा बोल रहे ले ले अब्बा दे रहे, ले ले। और वो बस मुझे वो सपना, मेरा कल सुबह का सपना है वो, क्योंकि वो शायद सपना नहीं था। हाँ पता नहीं, वो उनका आशीर्वाद है यार, उनके आशीर्वाद के साए में चलते हैं हम तो। बहुत कम बार होता है कि आपके बड़े बुजुर्गों को आपको देखने का मौका मिले। कहते हैं ना कि सब लोग उनको साहब अब्बा जी बोलते थे, हाँ साहब बोलते, दादाजी बोलते थे, मैं उनको हाँ साहब बोलता था कभी, ठीक है, कभी उस्ताद बोलता था उनको, है ना। सब लोग अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, मैं हाँ साहब क्या हाल है, हाँ साहब बोलते, तू मेरा दोस्त है यार। तो दोस्त की हैसियत से उन्होंने मुझे बड़ा बराबरी का दर्जा दिया। जब मैं उनके साथ घूमता, बहुत मजाक किया मैंने उनके साथ, बहुत गपले किए, कोल्ड ड्रिंक पी जाते थे उनके नाम के हम। तो वो सारे अनुभव मुझे ऐसा लगता था कि उनसे जो हमने सीखा। अब क्या, बड़े परिवार में जब एक कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो पूरा यूनिवर्स उसी के अराउंड घूमता है। बरगद के पेड़ के नीचे जब पलते बढ़ते हो तो आपको लगता है ये बरगद का पेड़ ही गलती है हमारी। आपको उस दिन तक उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता जब तक वो टूट ना जाए, वो उखड़ ना जाए। तो मेरे ख्याल से जब वो नहीं रहे तो हमको बहुत चीज़ें एहसास हुई। तो फिर मैं उनके बारे में लोगों को बताता था कि पता है हमारे दादा ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। बड़ी फनी बातें। हम लोग तो बचपन से अब्बा जी को क्रिटिसाइज करना हमारा फुल टाइम काम है। हमने पूरी जिंदगी की है कि अरे यार अब्बा ऐसे अब्बा ऐसे अब्बा ऐसे, अब्बा जी ऐसा करते हैं, अब्बा जी ऐसा करते हैं, अब्बा जी ऐसा करते हैं। पर जैसे जैसे जीवन बढ़ता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, और उनको करते हुए देखने से जो चीज़ें मैंने सीखी, उनको जब मैं होते हुए देख रहा हूँ तो वो इतना मैजिकल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट था। हर वो लम्हा, हर वो पल जो मैं उनके साथ था, जहाँ मैं बोर हो रहा था, जहाँ मुझे लगता है अरे यार ये क्या है यार, वो सब मुझे जो है ऐसा है, वो शेर है ना कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो अगर आज मैं यहाँ पे इस वक्त बैठकर अगर ये सब कह पा रहा हूँ तो शायद उसके अंदर मेरे वालिद साहब का, मेरी अम्मी का, मेरे दादा का बड़ा हाथ है। तो उनके बारे में बात करने का मौका मुझे मिला तो मैंने करी है। मैं आपसे हमेशा ये पूछना चाहता था कि आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे बने, आज उसका जवाब मिल गया मुझे। ओके, काफ़ी ज़्यादा हैवी पॉडकास्ट था ये भाई। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, इसको एडिट करना पड़ेगा मैं कह रहा हूँ। नहीं एडिट नहीं करना एडिट। मैं बहुत ज़्यादा रैंडम बातें बोल दी, बहुत फालतू ओवर टॉकिंग किया मैंने इसमें। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आप मुझे एक इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज देते तो, और मुझे वो सब याद रहता है। दैट्स व्हाट्स वियर्ड। ये ज्यादा वियर्ड है मेरा तो, मैं तो बोल के चला जाता हूँ भाई। वाओ, ओके, सीरियसली
आई नो कि आपको ये पता है, पर आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे करियर में, मेरे अडल्ट माइंडसेट में. आई फील कि हर इंसान का एक फेज रहता है जहाँ वो अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं. असल में बच्चा जिंदा होता है बट उसे थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और फिर वो इंसान एक अडल्ट बन जाता है. आपने उस फेज में मेरी बहुत मदद की है. यू हेल्प मी बिकम एन अडल्ट. तो दैट्स व्हाट आई विल से भाई. थैंक यू दोस्त, थैंक यू. यू हैव आल्सो हेल्प मी बिकम अ पर्सन. अपना तो बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम चल रहा था. जितना मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं नहीं कह पाऊंगा, बट आई नो कि आपको वाइब के थ्रू पता Yes. चल रहा है. प्लीज साइन चेक्स. मेरे दिल में कितने थैंक यूज हैं आपके लिए. बस कागज, जमीन के कागज मंगा लो इसकी. जमीन के कागज मंगा लो इसकी सारी, सब लिखवा लूंगा. अभी थैंक यू के मूड में है ये. थैंक यू वेरी मच रणवीर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सब आ चुके हैं भाई, प्रियंका चोपड़ा आ चुकी है, अपन तो मिस आउट ही कर रहे थे. मैंने कहा खराब सोफे में बिठा के मेरा इंटरव्यू ले लिया है. अच्छा स्टूडियो बनाया तो एक बार भी नहीं बुलाया. नहीं, आपके साथ एपिसोड 1 करना था, फिर आपके साथ एपिसोड 100 करना था, बट फाइनली एपिसोड 123 आपके साथ हो रहा है. पर ये सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है. बताओ कितना घटिया आदमी है. 1 से प्रॉमिस किया, मुझे 122 निकाल दिए बीच में इसने. वो सिचुएशनली नहीं हुआ. ऑफ कोर्स सब यही बोलते हैं. नहीं. आई फील कि 20,000 फैक्टर अब साथ में आकर बहुत तेज लगा ये, बहुत. जाकिर खान, थैंक यू. ओके, ये शायद पॉडकास्ट की हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार हुआ है. मैं आपको हक करना चाहता हूँ. नहीं अरे यार, थैंक यू. मजा आ गया भाई, वाह, बहुत बढ़िया बातचीत, बहुत अच्छा लगा. प्लीज बहुत मजा आया. हमारे स्टूडियो में लौट के आइए और हमें और सिखाते रहिए. अदरवाइज आई एम गोइंग टू कीप कॉलिंग यू भाई. और वैसे भी आपसे Call me whenever, bro. I will not pick up. I think ये खत्म होने का टाइम आ गया. अब मैं सच निकलने लगा है मुझसे. मैं बहुत होल्ड किया. Thank you very much for watching the Ranveer show. TRS हिंदी जरूर सब्सक्राइब करें. ठीक है. थैंक यू. ये इस चक्कर में ये आदमी खत्म नहीं कर रहा था. इससे यही बुलवाना था मेरे से. थैंक यू जाकिर खान. ओनली लव, ओनली प्यार, ओनली मोहब्बत. थैंक यू जाकिर थैंक यू भाई. वेरी मच. थैंक्स. तो ये था आज का एपिसोड. मैं ऑनेस्टली ये चाहता था कि जाकिर भाई का एपिसोड 1 रहे हमारा TRS हिंदी का. फिर जब 100 एपिसोड कंप्लीट हुए तब मैं चाहता था कि एपिसोड 100 इनके साथ बने. पर फाइनली विद दिस स्पेशल एपिसोड 123 हमने वो बॉक्स टिक ही कर दिया. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस वाले एपिसोड के बारे में. जो कहना था मैंने एपिसोड में कह दिया. बस यही कहूँगा कि कुछ कुछ इंसान होते हैं जिन्हें अगर आप गले लगाए तो आपको ये फील होता है कि उनकी सोल भी, उनकी आत्मा भी आपको गले लग रही है. दैट्स जाकिर खान्स फिजिकल एनर्जी, हिज मेंटल एनर्जी एंड हिज स्पिरिचुअल एनर्जी एज अ फ्रेंड. ये था हमारा स्पेशल एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड इट. TRS हिंदी जाकिर खान के साथ फेल्ट लाइक अ बिग वार्म हग. नमस्ते, सी यू सून.